Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So, I am here with another video lecture that is based on a topic from plant biotechnology. So, एक बहुत ही common topic है which is frequently asked in every examination, including the CSIR, DBT, as well as GATE. Various questions are asked from the topic TI plasmid. अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है. सबसे पहले तो क्वेश्चन जहाँ से फ्रीक्वेंटली अराइज होता है वो है विर जीन्स. विर जीन्स जितने भी हैं उनके पर्टिकुलर फंक्शंस में मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं. और इसके अलावा जो टीआई प्लाज्मिड है उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स पे क्वेश्चन आते हैं. कौन सा जीन डीएनए में मिलता है, कौन सा जीन आउट ऑफ द डीएनए रहता है, इन सब पे क्वेश्चंस आता है. तो आज के इस टॉपिक में हम लोग टीआई प्लाज्मिड कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द टीआई प्लाज्मिड एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है एक टीआई प्लाज्मिड के थ्रू, एज इट इज़ अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स इन प्लांट. तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है और क्या इसके फीचर्स हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो को पूरा देखिएगा. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. So if you talk about that, from where we can study the TI plasmid and its function and the transformation process. So as per my experience, I have read these two books, that is Introduction to Plant Biotechnology by H.S. Chawla. This is easily available. And the another one is Molecular Biotechnology by Glick. These two books are very good and I have read the topic TI plasmid is very much well explained. सो आप इन दोनों बुक्स में से किसी भी एक बुक को लेके पढ़ सकते हैं. चाहे तो आप दोनों ही बुक्स को कंपेयर करके पढ़ लीजिए, क्योंकि दो बुक से पढ़ने से आप एक तो कंटेंट जो रहता है उसका थोड़ा सा आपको और डाइवर्सिटी मिल जाता है, क्योंकि कुछ बुक्स में जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया रहता है और कुछ बुक्स में क्या होता है बहुत ही ईजी मैनर में दिया रहता है. तो एटलीस्ट आप दो बुक अगर रेफ़र करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और आप खुद से समराइज़ करके देख पाएंगे, क्योंकि हो सकता है किसी एक बुक में एक दो कंटेंट मिस हो जाते हैं. तो आई विल रिकमेंड कि आप इन दोनों में से दोनों पढ़ सकते हैं तो दोनों पढ़िए, या फिर सिर्फ अगर एच.एस. चावला की भी बुक देखेंगे तो आप टीआई प्लाज्मिड वाला टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा इसमें. सो आज का जो टॉपिक है टीआई प्लाज्मिड, इट इज़ फाउंड इन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस. तो जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो इस बैक्टीरिया पे भी अराइज होते हैं. सो बेसिकली जो एग्रोबैक्टीरियम है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. आप की पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं अपने जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं, और इन्हीं की पॉइंट्स को पूछा जाता है डीबीटी के एग्ज़ाम में, या फिर अगर आप एक एमएससी स्टूडेंट हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि एग्रोबैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है. तो इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इट इज़ अ फाइटोपैथोजन विच कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज क्राउन गॉल डिजीज़. अगर हम लोग एग्रोबैक्टीरियम के स्पीशीज़ की बात करें तो जनरली 3 स्पीशीज़ अभी तक देखे गए हैं. जो पहला स्पीशीज़ है वो है ट्यूमिफेसिस, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ट्यूमिफेसिस जो है वो क्राउन गॉल ट्यूमर करता है. क्राउन गॉल ट्यूमर का मतलब होता है अनलिमिटेड सेल प्रोलिफरेशन होता है, जैसे कि ट्यूमर में नॉर्मली होता है. और क्या होता है, ये जो प्लांट है ये यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है. अब यहाँ पे क्या हुआ, एकदम अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन हुआ सेल का और ऐसा ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम कहते हैं क्राउन गॉल ट्यूमर. अब ये जो क्राउन गॉल ट्यूमर है इसे कौन करवा रहा है, इसे करवा रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस. इट एक्ट एज अ नेचुरल वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्लांट. अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम है इट इज़ वाइडली नोन एज अ जीन वेक्टर फॉर प्लांट सेल्स. यानी कि सपोज अगर आपके पास कोई प्लांट है और आप चाहते हैं कि वो प्लांट में कोई डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन आप इंट्रोड्यूस करवाएं, तो एग्रोबैक्टीरियम का जो टीआई प्लाज्मिड है दैट कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर टू इंट्रोड्यूस योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ द डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन इनटू द प्लांट. अब कैसे होता है पूरा प्रोसीजर हम देखेंगे, पहले हम छोटे छोटे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं. इसके अलावा जो क्वेश्चन उठता है वो उठता है डाइकॉट से, यानी कि जो ये बैक्टीरिया है वो स्पेसिफिकली डाइकोटिलिडनस प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, इंक्लूडिंग ग्रेप्स, स्टोन फ्रूट ट्रीज जैसे कि पीचेस एंड रोज. इसके अलावा इसका जो नाम है वो हमेशा आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही होती है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, यानी कि
जो टीआई प्लाज्मिड है उसका जो टी डीएनए है उसे हम रिमूव करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं डिसार्म्ड टीआई प्लाज्मिड, वो भी हम आगे देखेंगे। और उसको फिर अपने होस्ट में इंट्रोड्यूस कराते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करा के जैसा फिनोटाइप हमें चाहिए वैसा हमें फिनोटाइप एज पर द जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें याद, इस स्लाइड में पूरे में क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इट इज़ अ फाइटोपैथोजन एंड इट ट्रांसफॉर्म द प्लांट सेल। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये जो क्राउन गॉल का जो फॉर्मेशन है वो क्यों होता है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर, इंटीग्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स दैट इज प्रेजेंट इन द टी डीएनए। यानी कि जो अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन हो रहा था, अभी जस्ट हमने पीछे फिगर में भी देखा था, ये जो अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन हो गया है सेल्स का, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि जो टी डीएनए रीजन है वो टी डीएनए रीजन में कुछ जीन्स होते हैं। अब वो स्ट्रक्चरल फीचर्स हम देखेंगे कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन कराते हैं और ट्यूमर का फॉर्मेशन कराते हैं, जिसे हम क्राउन गॉल फॉर्मेशन बोलते हैं या क्राउन गॉल ट्यूमर कहते हैं। अब ये जो टी डीएनए है, ये टी डीएनए किसका पार्ट है? ये पूरे टीआई प्लाज्मिड का पार्ट है। अभी हम लोग पूरा स्ट्रक्चरल फीचर देखेंगे। तो ये जो टी डीएनए होता है एक सेगमेंट होता है पूरे टीआई प्लाज्मिड का, जिसमें सर्टेन जीन्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर और फॉर द अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूमर। अब अगर हम बात करें लेंथ की भी टी डीएनए पे क्वेश्चंस आते हैं। सो द लेंथ ऑफ द टी डीएनए वैरीज फ्रॉम अबाउट 10 to 30 किलो बेस पेयर्स। तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है, 10 से 30 किलो बेस पेयर्स के आसपास जो टी डीएनए है उसका लेंथ होता है। और ऐसे स्ट्रेन्स जिसमें ए ट्यूमिफेशंस, ऐसे क्वेश्चन ये भी आता है, जैसा कि अब हम बोल रहे हैं कि जो टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड का इट मीन्स कि सपोज ये एक टीआई प्लाज्मिड है, इसका जो टी डीएनए रीजन होता है यही रिस्पॉन्सिबल है क्राउन गॉल डिजीज़ के लिए। इट मीन्स कि एक ऐसा स्ट्रेन ए ट्यूमिफेसिस का जिसमें ये अगर पूरा टीआई प्लाज्मिड एब्सेंट हो तो क्या वो क्राउन गॉल कर पाएगा? द आंसर इज नो। तो ये भी एक फैक्ट है कि ऐसा स्ट्रेन ए ट्यूमिफेसिस का जिसमें ये प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड एब्सेंट हो, दैट इज इनकेपेबल ऑफ कॉजिंग दी क्राउन गॉल ट्यूमर, बिकॉज जो टी डीएनए चाहिए वो तो एब्सेंट है क्योंकि पूरा टीआई प्लाज्मिड ही एब्सेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनिशियल स्टेप्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन प्रोसेस। सो अगर हम देखें कि जो इन्फेक्शन है वो कैसे होता है, तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कि जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स, जो कि एक सॉइल बॉर्न पैथोजन है, ये क्या होता है? ये सॉइल बॉर्न पैथोजन है। ये प्लांट सेल से अटैच कब होता है? जब किसी प्लांट में किसी टाइप की इंजरी होती है और सर्टेन कंपाउंड्स वहाँ से लीच आउट होते हैं। और ये कब होता है, कहाँ पे होता है? बेस ऑफ द स्टेम पे। यानी प्लांट में वुंड इंड्यूस हुआ, कहीं से किसी तरह से फिजिकल इंजरी हुई प्लांट की, और इंजरी के बाद क्या होता है? सर्टेन कंपाउंड्स रिलीज होते हैं और फिर वो कैसे काम करते हैं? वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, और फिर जो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स है वो अटैच होता है प्लांट के पास। एंड आफ्टर द इनिशियल अटैचमेंट जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स है वो क्या करता है? बहुत सारे डेंस सेल्यूलोज फाइब्रिल्स बनाता है, सो दैट बहुत ज़्यादा डेंस हो जाए और उसका जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए और वो कम्प्लीटली क्या करे? प्लांट के जो स्टेम है उसमें अच्छे से अपना पकड़ बना ले। इसीलिए क्या होता है? डेंस फाइब्रिल्स वो जल्दी जल्दी नेटवर्क बना लेता है और वो टाइटली क्या होता है? प्लांट के सरफेस पे अटैच हो जाता है। अब पहले ऐसा सोचा जाता था, जब तक ये सब पता नहीं चला था कि एक वुंडेड प्लांट में ही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स इन्फेक्ट कर सकता है, तब ये थ्योरी थी कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स है ये वुंडेड प्लांट्स में इसीलिए इंट्रोड्यूस होता है क्योंकि जैसे अगर कोई प्लांट में इंजरी हुई है तो उसका जो फिजिकल बैरियर है, मतलब जो सेल वॉल होता है वो रप्चर हो गया, एंड वन सेल वॉल विल बी रप्चर्ड, क्या होता है? कोई भी इजीली एंट्री ले सकता है, कोई भी पैथोजन, क्योंकि सेल वॉल ही एक टफ कोट होता है जो एक बैरियर की तरह काम करता है। अब वो रप्चर हुआ मतलब कोई भी एंट्री ले सकता है। तो ओरिजिनली इट वाज थॉट दैट कि जो सेल वॉल है फिजिकल इंजरी से डैमेज हुआ और प्लांट सीधे बैक्टीरिया सीधे प्लांट के अंदर आ जाता है। लेकिन थोड़े से टाइम के बाद जब और थ्योरीज देखी गई तो क्या पता चला कि जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, कौन से फिनोलिक कंपाउंड्स, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
एसिटोसिरिंजोन एंड हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजोन, यानी कि जो भी प्लांट्स वुंडेड रहते हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल दैट इज एसिटोसिरिंजोन एंड हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजोन रिलीज होते हैं एंड दैट एक्ट एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टू कॉल दी एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसिस नियर इन दी सॉइल, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न पैथोजन है, सॉइल में ही रहता है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स ही कॉल आउट करते हैं कि बताते हैं कि हाँ वुंड हो गया है, अब ए टीमीफेसिस वहाँ पर आके अटैचमेंट करता है डेंस सेल्यूलोजिक फाइब्रिल के थ्रू, अपना पकड़ और मजबूत करता है प्लांट के सरफेस पे। अब ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज जिफेनॉलिक कंपाउंड एसिटोसिरिंजोन एंड हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजोन, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये विर जीन्स को एक्टिवेट करते हैं या इंड्यूस करते हैं। देन एंड देन ओनली ये जो पूरा प्रोसेस है इन्फेक्शन का वो स्टार्ट होता है। द इनिशियल स्टेप इज अटैचमेंट जो हुआ बैक्टीरिया का, वो कैसे हुआ, फिनोलिक कंपाउंड रिलीज हुए, फिनोलिक कंपाउंड ने विर जीन को एक्टिवेट किया और उसके बाद फिर ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एक्टिव हो जाता है। अब थोड़े से स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये जो है वो एक टीआई प्लाज्मिड है। अब इसमें हम कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स डिस्कस करते हैं जो कि हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट बॉर्डर एंड दिस इज द राइट बॉर्डर। अब इसका हमने लेंथ कितना पढ़ा था, अभी मैंने प्रोवाइड किया था वहाँ पे अबाउट 10 to 30 किलोबेस पेयर्स। अब इस टीआई प्लाज्मिड में हमने देखा कि ये जो लेफ्ट बॉर्डर है राइट बॉर्डर है वो अबाउट 10 to 30 किलो बेस पेयर्स का होता है। अब इसमें सर्टेन जीन्स होती हैं जैसे कि ऑक्सिन बायोसिंथेसिस जीन, ये ब्लू वाला, उसके बाद फिर ये साइटोकाइनिन, उसके बाद ओपाइन एंड फिर राइट बॉर्डर होता है। अब ये पूरा जो रीजन है वो क्या है, टीडीएनए, जो कि प्लांट्स में ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस टीडीएनए के बाहर कौन सा जीन दिख रहा है, विर जीन, या जिसे हम कहते हैं विरुलेंस जीन, और उसके बाहर क्या देते हैं, ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन, ओसीजी, एंड दिस इज नॉर्मल दी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में रिस्पॉन्सिबल है। अब इतनी सारी जो चीज़ें हैं उसमें ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि टीडीएनए में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और टीडीएनए के बाहर क्या है। बेसिकली लोकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। विर जीन्स आर लोकेटेड इनसाइड द टीडीएनए और आउटसाइड द टीडीएनए, सो द आंसर विल बी आउटसाइड द टीडीएनए। कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था डीबीटी जेआरएफ का, उसमें भी देखा था कि विर जी कहाँ लोकेटेड है, ये पूछा गया था। तो पूरा ही विरुलेंस जीन जो है वो कहाँ पे मिल रहा है, आउटसाइड दी टीडीएनए। इसके अलावा जो ओपाइन सिंथेसिस जीन है वो टीडीएनए के अंदर रहता है एंड द ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन इज प्रेजेंट आउटसाइड दी टीडीएनए, तो ये भी ध्यान देना है। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो आता है ओपाइंस क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के ओपाइंस मिलते हैं, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब जो विर जीन है वो 35 kb रीजन होता है, यानी 35 किलो बेस का होता है, और दैट लाई आउटसाइड ऑफ द टीडीएनए रीजन। ये सब स्पेसिफिक जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो आपके ध्यान देने के लिए है, इसीलिए मैंने उसको अलग से हाईलाइट कर दिया सो दैट आपको ढूंढना ना पड़े। और हमेशा अपने नोट्स में भी ऐसे ही चीज़ों को लिखिए कि आपको एक नज़र डालते ही पता चल जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। ये एक अच्छे नोट्स की खासियत होती है। आप जितने अच्छे से इफेक्टिवली नोट्स बनाएंगे आपको उतना ही कम टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। सो टोटल कितने विर जीन्स होते हैं, 25 विर जीन्स होते हैं। एंड जो विर जीन्स की अगर फंक्शन की बात करें तो उनका फंक्शन क्या होता है, विर जीन्स आर एसेंशियल फॉर द ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ द टीडीएनए रीजन। मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो टीआई प्लाज्मिड है इट एक्ट एज अ वेक्टर, तो वेक्टर में जो ये टीडीएनए रीजन है उसमें हम क्या करते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और फिर इसको डाल देते हैं जो भी हमारा होस्ट है जिसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है उसमें। तो ये पूरे प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, विर जीन्स आर दी ओनली वन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर तो हो गया ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन भी, होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट करने का भी काम किसका होता है, विर जीन्स का होता है। और विर जीन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ओपाइन सिंथेसिस। अब जो ओपाइन सिंथेसिस जीन होते हैं वो क्या होता है, इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ पर्टिकुलरली ट्यूमर सेल्स। मोस्ट ऑफ द ट्यूमर सेल्स में ओपाइन सिंथेसिस जीन्स अवेलेबल होते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्रोबैक्टीरियम स्ट्रेन जो कि क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है, वो क्या करता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओपाइंस
बनाता है जो कि क्या होते हैं, उस स्ट्रेन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इट मीन्स कि इस वाले एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड में ये वाले ओपाइंस मिलते हैं, जैसे कि ऑक्टापाइन मिलता है किसी एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड में, किसी में क्या मिलेगा, नोपालाइन मिलेगा। तो ये ऑक्टापाइन क्या है, नोपालाइन क्या है, एग्रोपाइन क्या है, ये क्या है, अलग अलग स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं, जो कि ज़रूरी नहीं कि अगर एक एग्रोबैक्टीरियम में नोपालाइन मिला है तो दूसरे में भी वही मिले, कोई और ओपाइन मिलेगा। तो इसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कि ओपाइंस क्या होते हैं, सो बेसिकली ओपाइंस जो होते हैं, इट इज़ अ क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव। यानी कि ओपाइंस क्या है, ओपाइंस हैं कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव, यानी कार्बोहाइड्रेट से ही डिराइव किए जाते हैं। और अगर हम लोग और थोड़ा स्पेसिफिक जाएं तो इसमें क्या होते हैं, जैसे कि कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डी फ्रुक्टोज और एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन। और ये कैसे काम करते हैं, इट एक्ट एज अ मेजर न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर द बैक्टीरिया। यानी अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो इट एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर द बैक्टीरिया। अब देखते हैं कौन कौन से ओपाइंस अवेलेबल होते हैं और क्यों उनको वो नाम दिया जाता है। अब अगर हम बात करें द मोस्ट कॉमन ओपाइंस की, तो जो सबसे कॉमनली दिखता है वो है ऑक्टापाइन, और ऑक्टापाइन के साथ ही साथ नोपालाइन। अब यही दोनों कॉमन हैं, सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं एग्रोबैक्टीरियम के स्ट्रेन्स में। तो ये जो ऑक्टापाइन है, इट इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑक्टापाइन सिंथेज जीन OCS, और जो नोपालाइन है वो NOS, OCS फॉर ऑक्टापाइन सिंथेज जीन से ये सिंथेसाइज होते हैं स्पेसिफिकली, और नोपालाइन किससे, नोपालाइन सिंथेज से। अब ये बात करें अगर हम लोग इनके लोकेशन की, यानी कि ऑक्टापाइन, या ऑक्टापाइन तो एक टाइप हो गया, ओपाइन सिंथेसिस जीन की बात करें तो ओपाइन सिंथेसिस जीन, तो ये कहाँ होते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन दी tDNA रीजन। और कैटाबॉलिज्म जो ओपाइन का होता है जिन जीन्स के थ्रू, वो जीन्स आउटसाइड ऑफ द tDNA मिलते हैं। तो ये कॉमन सा डिफरेंस हमेशा याद रखना है। अब इसके अलावा ये जो ओपाइन सिंथेसिस जीन है वो tDNA में होता है, चाहे वो टीआई प्लाज्मिड वाला हो, ट्यूमर इंड्यूसिंग हो, या फिर रूट इंड्यूसिंग हो। रूट इंड्यूसिंग का अगर यहाँ पे बात आए तो जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हेयरी रूट डिजीज़। तो ये भी याद रखना है कि जो ट्यूमिफेसेंस हैं वो ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, ट्यूमर कराता है, स्पेसिफिकली क्राउन गॉल ट्यूमर। और जो आरआई प्लाज्मिड होता है या फिर जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हेयरी रूट डिजीज़। अब ये जो ओपाइंस हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर जैसा काम करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर किसी प्लांट में हमें ओपाइन अगर मिल रहा है तो इट मीन्स कि वो प्लांट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया है, बिकॉज उसके अंदर टीआई प्लाज्मिड जा चुका है, और टीआई प्लाज्मिड के tDNA में क्या था, टीआई प्लाज्मिड में ऑक्टापाइन यानी कि ओपाइन सिंथेसिस जीन थे। तो इसीलिए ओपाइन एक्ट एज अ इंडिकेटर। अब ये जो ओपाइन है, इट कैन बी डिटेक्टेड इन सम केसेस बिफोर द अपीयरेंस ऑफ एनी विजुअल सिम्टम्स रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्म्ड स्टेटस ऑफ द प्लांट मटेरियल। यानी क्या होता है कि ये जो ओपाइन है वो इनिशियल स्टेप्स में भी डिटेक्ट हो जाते हैं प्लांट में। सो इसीलिए इट एक्ट एज अ गुड रिपोर्टर जीन, क्योंकि इससे अच्छा रिपोर्टर जीन अभी तक नेचुरल रिपोर्टर जीन नहीं मिले हैं प्लांट्स में कि प्लांट ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं। तो ओपाइन सिंथेसिस जीन भी एक बहुत ही अच्छे रिपोर्टर जीन की तरह भी काम करते हैं। अब थोड़े से और की पॉइंट्स जो कि ओपाइन से रिलेटेड हैं। अब ऑक्टापाइन की हमने बात करी, तो ये जो ऑक्टापाइन है वो किन किन से मिलके बनता है। सो द ऑक्टापाइन इज मेड अप ऑफ आर्जिनिन एंड पायरुविक एसिड। इट मीन्स कि आर्जिनिन प्लस पायरुविक एसिड मिलके क्या बनाएंगे, ऑक्टापाइन। लाइकवाइज आर्जिनिन और अल्फा कीटोग्लूटाराल्डिहाइड ये बनाएगा नोपालाइन। और एग्रोपाइन भी एक टाइप का ओपाइन है। ये किससे बनता है, इट इज़ अ बाईसाइक्लिक शुगर डेरिवेटिव ऑफ ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट। तो ये भी याद रखना है कि कौन सा ओपाइन किन किन चीज़ों से मिलके बना है। डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, और आप हमेशा तीनों को साथ में लिखिए
और तीनों को ही पढ़िए, क्योंकि अगर आप एक पढ़ेंगे तो सेकेंड और थर्ड भी आपको याद रहना चाहिए। एंड यहाँ पे मैंने की पॉइंट भी मेंशन किया है दैट द ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन इज ऑन द टीआई प्लाज्मिड एंड नॉट अ पार्ट ऑफ द टीडीएनए रीजन। आई एम अगेन रिपीटिंग कि जो कैटाबोलिज्म जीन है वो टीडीएनए में नहीं मिलता है। वो कहाँ मिलता है, ये हाईलाइट करके लिख लीजिए कि आउटसाइड ऑफ द टीडीएनए रीजन होता है। सी हियर, ये ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन टीडीएनए के बाहर है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं विर जीन्स के बारे में, और पूरा ये जो इन्फेक्शन का प्रोसेस है वो कैसे इनिशिएट होता है। जैसे ही फिनोलिक कंपाउंड्स लीच आउट हुए आफ्टर द फिजिकल इंजरी इन द प्लांट, तो कौन सा सबसे पहले विर जीन एक्टिव होता है। सो बेसिकली अभी हम बात करने वाले हैं 8 विर जीन्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम विर ए से लेके विर एच तक हम बात करेंगे, यानी कि ABCDEFGH, टोटल हम 8 विर जीन्स की बात करेंगे और उनके फंक्शंस की बात करेंगे। अब ये जो विर ए से लेके एच तक ये जो 8 विर जीन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। और अगर हम बात करें जो विर ए और विर एफ एंड विर जी जीन है, यानी कि टोटल 8 में से ये जो 3 हैं दे कंटेन सेवरल जीन्स, यानी ये एक जीन से नहीं मल्टीपल जीन्स से मिलके बने हैं, एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक विर जीन्स। आई एम अगेन रिपीटिंग कि जो 8 ए से लेके एच विर जीन्स हैं उनमें से स्पेसिफिकली विर ए, विर एफ एंड विर जी जीन्स जो हैं वो बहुत सारे मल्टीपल जीन्स से मिलके बनते हैं, इसीलिए दे आर नोन एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक विर जीन्स। अब बहुत ध्यान से देखते हैं पूरा ही प्रोसेस ये इन्फेक्शन वाला कि टीडीएनए कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे पूरा इन्फेक्शन का प्रोसेस होता है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपने देख लिया प्लीज़ वॉच इट कम्प्लीटली, तो आपको CSR, गेट, DBT सारे ही क्वेश्चंस बनेंगे। एंड इफ़ यू आर एन MSc स्टूडेंट आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इनिशिएशन की। जैसे ही प्लांट्स में वुंड होता है, वुंडिंग क्या करता है, वुंडिंग से अभी हमने पढ़ा कि वुंडिंग इंड्यूस द लीचिंग ऑफ द फिनोलिक कंपाउंड्स दैट इज एसिटोसिरिंजोन एंड हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजोन। अब ये दोनों ही स्मॉल कंपाउंड्स होते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं विर ए जीन को। विर ए जीन जो है, विर ए जीन इज अ पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट सेंसेस स्पेसिफिक फिनोलिक कंपाउंड्स। यानी सबसे पहले विर ए जो एक्टिवेट हो रहा है वो क्यों एक्टिवेट हो रहा है, बिकॉज इट इज़ अ पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि सेंस कर लेता है, यानी कि जो पता कर पाता है कि हाँ कुछ स्पेसिफिक फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज हुए हैं और प्लांट में किसी टाइप की इंजरी हुई है। इसके बाद यानी कि जब ये विर ए ये चीज़ पता कर पाता है कि प्लांट में वुंडिंग हुई है, ये एक दूसरे प्रोटीन से इंटरैक्ट करता है दैट इज CHVE जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे जगह में इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो स्किप हो जाता है, लेकिन ये हमेशा पूछा गया है। अब ये जो CHVE जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बाइंडिंग ऑफ शुगर को-इंड्यूसर्स। इट मीन्स कि जो फिनोलिक कंपाउंड और ये जो शुगर का जो मिक्सचर है वो क्या करेगा, वो ऑटोफॉस्फोराइलेशन करेगा विर ए का। अब ये क्या करेगा, विर जी को एक्टिवेट करेगा। आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू, यानी कि जैसे ही वुंडिंग हुआ, वुंडिंग से जो फिनोलिक कंपाउंड्स लीच आउट हो रहे हैं उसको किसने सेंस किया, विर ए ने, बिकॉज इट इज़ अ पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये जैसे ही एक्टिवेट हुआ ये एक दूसरे फैक्टर से बाइंड करता है दैट इज CHVE जीन, जो कि कहाँ पे दिखता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो CHV जीन है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में रहता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बाइंडिंग ऑफ द शुगर्स। अब क्या हुआ, फिनोलिक कंपाउंड प्लस शुगर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फिनॉल्स प्लस शुगर ये मिलके क्या करते हैं, ऑटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। हमें पता है, हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द जीन जो होते हैं वो फॉस्फोराइलेट होके एक्टिवेट होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सारे ही जीन को फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत पड़ती है, नो, सम जीन्स आर अपोजिट ऑफ इट, उनको फॉस्फेटेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो फॉस्फोराइलेशन है, फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा, विर जी जो है वो एक्टिवेट हो गया। इट मीन्स कि विर ए ने क्या किया, CHVE जीन के साथ में मिलके ऑटोफॉस्फोराइलेशन किया विर ए का। उसके बाद विर ए ने क्या किया, विर जी जीन को एक्टिवेट किया। अब ये जो विर जीन है
वो क्या करता है, इट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑफ ऑल अदर विर जीन्स, यानी कि विर जी एक्टिवेट होने के बाद में अदर विर जीन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी जो हमने पढ़ा यानी कि एक्टिवेशन ऑफ विर ए और विर जी कैसे हो रहा है इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। अभी मैंने फ्लो चार्ट से इजी करके बताया था। सो एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन बाय प्लांट फिनोलिक्स, वुंडेड प्लांट फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज कर रहा है, एंड देन विर ए प्रोटीन एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हमने देखा था इट इज़ अ पेरीप्लाज्मिक प्रोटीन, यानी कि पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है विर ए। वो क्या करता है, वो सेंस कर लेता है फिनोलिक कंपाउंड्स को, और फिर क्या हुआ, फिर वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। किसका, ए का फॉस्फोराइलेशन होता है व्हेन इट इंटरैक्ट विद द CHVE जीन। तो वहाँ से शुगर और जो फिनॉल रिलीज हुआ है वो मिक्स होके क्या करते हैं, विर ए को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, एंड देन ये जो ए है वो एक्टिवेट हो गया। अब ये एक्टिवेट होके क्या करता है, इट एक्टिवेट द विर जी जीन। अब विर जीन जो है इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑफ ऑल विर जीन्स। तो ये हो रहा है ए में। अब विर ए एक्टिवेट हो गया, विर ए ने ऑटोफॉस्फोराइलेट होके विर जी को भी एक्टिवेट कर दिया, विच इज़ अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑफ ऑल अदर विर जीन्स। उसके बाद क्या होता है, विर डी, दैट इज विर D1 एंड विर D2 टुगेदर एक्ट एज एन एंडोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, इट क्लीव्स द DNA एट अ स्पेसिफिक साइट। तो ये क्या करता है, ये tDNA में निक प्रोवाइड करवाता है, निक प्रोड्यूस करवाता है एट अ स्पेसिफिक साइट। और जो ये निकिंग है वो जनरली कहाँ पे होता है ये भी स्पेसिफिक है, थर्ड या फिर फोर्थ बेस ऑफ द बॉटम स्ट्रैंड ऑफ ईच 25 बेस पेयर रिपीट में ये निक कट करता है। यानी कि ये जो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर हमने पढ़ा था अभी स्ट्रक्चर में टीआई प्लाज्मिड के, ये कितने का होता है, ये 25 बेस पेयर रिपीट का होता है। तो ये जो विर डी है यानी कि D1 और D2 एंडोन्यूक्लियस है, आप याद रख लीजिए कि इट इज़ अ एंडोन्यूक्लियस, ये स्पेसिफिक साइट पे कट करेगा। तो ये कट कौन से साइट पे कर रहा है, यूजुअली इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि ये जो थर्ड या फोर्थ बेस होता है बॉटम स्ट्रैंड का, उस ऑफ एवरी 25 बेस पे रिपीट, यानी लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर दोनों में कट करेगा। तो उसके थर्ड से फोर्थ बेस के नीचे वाले स्ट्रैंड में कट लगाता है। अब जैसा कि विर D1 और विर D2 जो कि एंडोन्यूक्लियस थे, उन्होंने अपना काम कर दिया, निक लगा दिया उन्होंने थर्ड फोर्थ बेस में, और वो भी बॉटम वाले स्ट्रैंड में। तो जो निक लगता है कहाँ पर, लेट मी चेंज द कलर, राइट बॉर्डर पे जो निक लगता है वो क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स अ प्राइमिंग एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू DNA स्ट्रैंड इन द डायरेक्शन 5' to 3'। यानी कि नेक लगा, उसके बाद वो प्राइमिंग एंड जैसा काम करता है, और उसके बाद जो DNA का जो सिंथेसिस होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, 5' से 3' में होता है। अब जो न्यू स्ट्रैंड है वो क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है जो पुराने tDNA का सिंगल स्ट्रैंड था उसको। नाउ जो tDNA के बाहर में इमीडिएटली एडजेसेंट टू द राइट बॉर्डर, यानी कि जस्ट राइट बॉर्डर के बगल में एक छोटा सा स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस होता है जिसे सीक्वेंस ओवरड्राइव कहते हैं। व्हाट इट डज इज इट एक्ट एज अ एनहेंसर। एनहेंसर का काम क्या करता है, जीन्स के फंक्शन को और ही ज़्यादा स्टिमुलेट या बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल टाइम बढ़ा देना। तो लाइकवाइज ये जो विर C1 और C2 है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इट एक्ट एज अ ओवरड्राइव सीक्वेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द ओवरऑल ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द tDNA। यानी tDNA प्रॉपरली ट्रांसफर हो होस्ट में, इसको कौन इंश्योर करता है, C1 और C2 एज अ ओवरड्राइव सीक्वेंस यहाँ पे काम करते हैं। एंड इसके लोकेशन की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड एडजेसेंट टू दी राइट बॉर्डर आउटसाइड दी tDNA। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये विर C1 और C2 जो है, विर जीन्स तो पूरे ही आउटसाइड में रहते हैं, तो ये आउटसाइड दी tDNA तो होता है,
लेकिन कहाँ पे होता है ये, राइट बॉर्डर के जस्ट बगल में, यहाँ राइट बॉर्डर खत्म हुआ तो उसके बाद क्या होता है, अब फंक्शन आता है विर E2 का, विच एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर। यानी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि E2 का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का है। व्हाट इट ट्रांसपोर्ट, इट ट्रांसपोर्ट्स दिस सिंगल स्ट्रैंडेड tDNA इनटू दी प्लांट सेल न्यूक्लियस। प्लांट सेल के न्यूक्लियस में tDNA चला जाए, ये इंश्योर कौन करता है, ये इंश्योर करता है विर E2। सो इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर। सो अभी तक हमने कौन कौन से विर जीन्स के फंक्शन देख लिए हैं। विर ए का फंक्शन देख लिया, जो कि सेंस करता है फिनोलिक कंपाउंड्स लीच होता है प्लांट्स में, वुंड हुआ है ये यही सेंस करता है और ऑटोफॉस्फोराइलेट होके जी को एक्टिवेट करता है। जी इज अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑफ ऑल दी अदर, या फिर रेस्ट ऑफ दी जो विर जीन्स बच गए उनको एक्टिवेट करता है। फिर विर डी क्या काम किया, ये एज ए एंडोन्यूक्लियस काम किया। विर ई क्या काम किया, इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर। अब बारी आती है बी की, जिसपे रिसेंटली क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। मैं रैंडम क्वेश्चंस ढूंढ रही थी, तब मुझे एक क्वेश्चन दिखा था। तो विर बी जो है, अब तक यहाँ तक जो ये हमने पढ़ा AGDE और ये सबका अपना अपना फंक्शन देखा। अब जो रिमेनिंग विर प्रोटीन्स हैं उनका फंक्शन डायरेक्टली एक्सप्रेशन या tDNA के ट्रांसफर में नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अब उनका अलग कुछ फंक्शन होता है, वो हम देखेंगे। अब जो विर बी जीन आता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इट इज एन एसेंशियल जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द विरुलेंस। अब जो विर बी प्रोटीन है वो कहाँ लोकेटेड होता है, मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है, और दिस प्रोटीन में फॉर्म अ पाइलस लाइक स्ट्रक्चर इन द मेम्ब्रेन थ्रू विच द tDNA इज डिलीवर्ड इनटू द प्लांट सेल। अब हमें पता है कि पाइलस या फिर जो कॉन्जुगेशन वाला जो प्रोसेस होता है, तो ये क्या करता है, समहाउ एक कंजुगुअल ओर बनाता है या पाइलस बनाता है, जिससे कि tDNA क्या है, प्लांट सेल में चला जाए। एंड ऑल्सो एक विर B11 जीन है, ये जो विर B11 जीन है, इट हैज़ एन ATP बाइंडिंग साइट, और ये जो विर बी है, B11 है, उसमें ATP बाइंडिंग साइट होता है, एंड द प्रोटीन हैज़ एन ATPase एक्टिविटी। यानी कि ATP बाइंडिंग साइट भी है और ATPase एक्टिविटी भी है। तो क्या करता है ये, इट एक्ट एज अ एनर्जी सोर्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ tDNA। यानी कि अगर ये प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, जाके बाइंड हो रहा है, तो इस ओवरऑल प्रोसेस के लिए जो एनर्जी है, इट इज़ गिवन फ्रॉम द विर B11 जीन, बिकॉज इट हैज़ एन ATP बाइंडिंग साइट एंड ऑल्सो द प्रोटीन हैज़ एन ATPase एक्टिविटी। तो ये भी याद रखना है। अब फंक्शन की बारी आती है विर एच की। सो जो विर एच है वो दो जीन से मिलके बना है, यानी विर एच का जो अगर जीन की बात करें तो ये दो जीन से मिलके बना है, जीन 1 एंड जीन 2। और इनके फंक्शन की बात करें तो ये जो विर एच जीन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, इट हैज़ अ रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टेन प्लांट कंपाउंड्स, जो कि क्या कर सकते हैं, एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं कौन से बैक्टीरियल के ग्रोथ के लिए, एग्रोबैक्टीरियम। इट मीन्स कि ये पूरे प्रोसेस के टाइम, जब ये प्रोसेस चल रहा होता है ट्रांसफ़र वाला, उस टाइम पे विर एच ये इंश्योर करता है कि प्लांट है, प्लांट से बहुत सारे कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स। तो ये इंश्योर करता है कि ऐसे फिनोलिक कंपाउंड्स को वो रिलीज मत होने दे जो कि क्या करे, एग्रोबैक्टीरियम की ग्रोथ को हार्म करे या किसी भी तरह से उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करे या एडवर्सली इफेक्ट करे। तो ये जो इंश्योर करता है वो काम कौन करता है, विर एच करता है ये काम। विर एफ का क्या फंक्शन है, विर एफ का फंक्शन है कि ये tDNA डिलीवरी में ही समहाउ सपोर्ट करता है। और विर एच का एक और फंक्शन यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगी कि ये जो विर एच है, जिन जिन प्लांट्स में ये देखा गया है कि बहुत एडवर्सली वो ट्यूमर से इफेक्टेड हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ओवर एक्सप्रेशन ऑफ विर एच मिलता है। यानी कि विर एच क्या कर रहा है, प्लांट के कुछ कंपाउंड्स को स्टॉप कर रहा है ताकि वो एग्रोबैक्टीरियम की ग्रोथ को ना रोक पाए। तो ये देखा गया है कि जिन प्लांट्स में एनहांस्ड ट्यूमरोजेनिसिटी देखी गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटेड ट्यूमर दिखा है, उनमें क्या होता है, विर जीन्स का एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा पाया गया है। नाउ आई होप कि मैंने सारे ही विर जीन्स का फंक्शन बहुत अच्छे से बता दिया है। आई विल
ट्राई कि मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूँ इन माई कम्युनिटी पोस्ट ऑल्सो, सो दैट आप उसको सेव करके रख सकें एंड आप तुरंत ही उसको पढ़ के समझ आ जाए कि जितने वीर जीन्स हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। एक टेबुलर फॉर्म में मैं जैसा प्रोवाइड करती हूँ अपने नोट्स में वैसा प्रोवाइड कर दूंगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने एग्रोबैक्टीरियम की पढ़ी, बट स्टिल इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू यूज़ इट डायरेक्टली। यानी कि जो एग्रोबैक्टीरियम हैं, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस हैं, इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, बिकॉज इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है एंड हमको पता है कि अगर हमें किसी होस्ट के सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है वेक्टर को, इट शुड बी ऑफ स्मॉल साइज। बड़ी चीज़ को हम कैसे डालेंगे किसी भी होस्ट में? तो सबसे पहला बैरियर आ जाता है उसके साइज़ का। नेक्स्ट जो आता है, जो हम बहुत देर से पढ़े जा रहे हैं, इट्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी, कि यानी कि ये ट्यूमर इंड्यूस कराता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे होस्ट में ट्यूमर इंड्यूस हो। उसके अलावा जो थर्ड लिमिटेशन है, एब्सेंस ऑफ यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट, यानी कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स अवेलेबल नहीं है। यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कोई साइट नहीं है कि हम इसे अलग अलग जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जैसे कि SAL1, BAM1, EcoRI, इन सब से कट कर सकें। तो इसीलिए भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितना डाइवर्सिटी होता है हमेशा अगर उसे हमें लैब स्केल में या फिर बड़े स्केल में उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करना है तो इट शुड बी ऑफ डाइवर्स क्वालिटी। इट मीन्स कि वो सिर्फ स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होगा। अगर उसका रिप्लेसमेंट हो तो इट विल बी बेटर कि वो बहुत सारे एंजाइम से कट हो जाए। तो इन 3 मेजर रीजन की वजह से डायरेक्टली इसे यूज़ नहीं किया जाता। तब कॉन्सेप्ट आता है डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड, जो मैं स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड में बात कर रही थी। डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड का मतलब होता है, जैसे हम जानते हैं कि ये ट्यूमर इंड्यूस करा रहा है, तो ट्यूमर इंड्यूस कराने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? पूरा टीडीएनए का जो है रीजन वही रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके में से क्या कर दो, ये पूरे टीडीएनए को एलिमिनेट कर दो या रिमूव कर दो। दैट प्लाज्मिड इज नोन एज डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। इससे साइज भी रिड्यूस हो जाएगा और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। और उसकी जगह में हम क्या कर सकते हैं, उस टीडीएनए वाले रीजन की जगह अपना फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। सपोज इट इज अ डिजीज रेजिस्टेंट या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट या हाइपर फ्रूट देने वाला कोई वो है, तो ऐसे सब जीन्स को हम डाल सकते हैं। और इसके अलावा हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स डाल सकते हैं, जिससे कि ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा। यानी कि एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड को बहुत इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर टू डिलीवर दी डिजायरेबल जीन इनटू दी होस्ट प्लांट। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। आपको कहीं पे भी किसी भी पोर्शन में डाउट हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड share this video so that it will be beneficial for all of you people. Thank you so much for watching.